हूँ, एक बार आप कांटेक्ट कर लेते तो अच्छा था। श्री माननीय जी। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। माननीय डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, आपसे निवेदन है धन्य कि इस ग्रुप को संबोधन कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। मैं अभी अभी जयपुर पहुंच गया। आवाज आ रही? जी हाँ, बहुत आवाज आ सुंदर रही? आ रही है। बहुत सुंदर आवाज आ रही है, बहुत सुंदर आ रही है। हाँ। अभी अभी मैं जयपुर पहुंच गया 6 बजे। और आज सुबह बात हुई थी कि एग्री बिजनेस, कोऑपरेटिव का एग्री बिजनेस, सहकारिता का एग्री बिजनेस के ऊपर मैं बात करना है ना श्री जी? जी हाँ, जी हाँ, जी हेलो। हाँ, जो भी आपको उचित लगता है, सहकारिता से संबंधित जो भी आपको उचित लगता है, हमें ज्ञान दें। नमस्कार सभी भाई को। मैं महाराष्ट्र से बात करता हूं। जो नए लोग हैं इनके लिए बता रहा हूं, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष नलांगे है। और मैं कोऑपरेटिव के ऊपर महाराष्ट्र में काम कर रहा हूं। लगभग 24 जिले में हमारा कोऑपरेटिव का काम चालू है। कोऑपरेटिव हमारे एकदम तैयार होके आज बिजनेस चालू कर रही है महाराष्ट्र में। और बिजनेस भी हो रहा है ग्रामीण एरिया में। और एक एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो है वो अभी ब्लॉक लेवल में भी कोऑपरेटिव बनाना चालू कर दिया है। और कुछ ब्लॉक ने अपने गांव में भी कोऑपरेटिव बनाना चालू किया है। अभी हमने महाराष्ट्र में कृषि के लिए फोकस किया है। ज्यादा हमारा फोकस है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के ऊपर जो बिजनेस चलते हैं उसके ऊपर क्या क्या बिजनेस करना चाहिए कोऑपरेटिव द्वारा, ये हम सभी कोऑपरेटिव को बता रहे हैं। जैसे गांव लेवल पे पीक पद्धत हमने लागू की है। पीक पैटर्न, 100 लोग कोऑपरेटिव में आ जाओ और एक पीक पद्धत ले लो और वो पीक का उत्पादन करो, क्रॉप का उत्पादन करो। और उसको ब्लॉक लेवल पे लाके क्लीनिंग ग्रेडिंग करके गोडाउन में रख दो। अभी ब्लॉक लेवल पे हमने गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज का प्लानिंग किया है। कोल्ड स्टोरेज सब्जी भाजी और फ्रूट के लिए यूज कर रहे हैं। और गोडाउन हम लोग अन्न धान्य जो रहता है अनाज, इसके इसके लिए हम रखने के लिए गोडाउन का सहारा ले रहे हैं। और एक क्लीनिंग सेंटर हर ब्लॉक में हम डाल रहे हैं। और ब्लॉक में जितना ही माल आता है उतना क्लीन करके उसके ऊपर प्रोसेस करके हम गोडाउन में रख देते हैं। इसलिए हमने हमारे कोऑपरेटिव को नाम ही दिया है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सहकारी अ, कृषि उत्पादक प्रोसेस एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव। जो गांव है गांव के लिए भी वही है, ब्लॉक के लिए भी वही है, जिले के लिए वही है। ऐसा कोऑपरेटिव हमने बनाया है। और इनके द्वारा लोगों को हम नई दिशा, नया बिजनेस और नया काम देने का हमारा मानस है। और हम दे रहे हैं। और बिजनेस भी अच्छी तरह से हो रहा है। दूसरे कुछ कोऑपरेटिव के लिए हमने गाय गौ माता को फोकस किया है। कुछ कोऑपरेटिव गौ माता की स्पेशल निकाली है। और उसमें हम दो टाइप की गाय रखते हैं। जैसा वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हम गौड़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको लाल कंडारी की हम जोड़ी दे रहे हैं कि जो जैसे 3 गाय गौड़व हो गई तो 2 गाय लाल कंडारी हम किसानों को दे रहे हैं। और 5-5 गाय का ग्रुप बना के हम हर डायरेक्टर को या हर सभासद को 5 गाय का गोठा बना के गो पालन करने का एक नया मॉडल हमने वर्धा जिला में स्टार्ट किया है।
वैसा हमने वर्धा जिला में अभी अभी 4 दिन पहले एक निर्णय लिया है कि जो गौ माता की डेथ होती और उसका जो अंत्यविधि होना चाहिए अच्छा, उसके लिए हमने 1 एकड़ लैंड वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हमें मिली है लीज पे, एक 20 साल के लिए। और वहां हमने 8 बाय 4 और 4 फीट नीचे ऐसे गड्ढे खोदने का काम हम कर रहे हैं। और जो गौ माता डिस्ट्रिक्ट की जिसकी डेथ हो जाएंगी तो उसको लाकर वही हम मिट्टी में गाड़ देंगे, और उसका जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे तरह से बन जाता है। और वो किसान को भी थोड़ा उसका नुकसान होता है, इंश्योरेंस से जो पैसे मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन 1,000 रुपए हमने हमारे कोऑपरेटिव के तरफ से उनको एक देने का हमने मानस रखा है। 1,000 रुपए उसको मदद हम देंगे। और हमारे जो एम्बुलेंस रहेगी, एक एम्बुलेंस भी हम बना रहे हैं, उससे वो गाय लाने का हमारा काम है। अभी 2 अक्टूबर से ये जो प्रोजेक्ट है हम वर्धा में स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरी हमारी एक संकल्पना है कि हर गांव में, हर छोटे छोटे गांव में या बड़े बड़े गांव में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेती करना है तो सबसे बड़ा पहला खेती को जो लगता है वो पहला लगता है बीज, और दूसरा लगता है खाद। बीज और खाद में किसान की बहुत बड़ी अमाउंट चली जाती है, और वो अभी किसान को सही नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने सोचा है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रोजेक्ट हम गांव गांव में चालू करेंगे। एलसीबी फर्टिलाइजर करके एक कंपनी है उत्तर प्रदेश की, उनके साथ हमने अभी एग्रीमेंट किया है। और उनके जो प्रकल्प है, हम हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में स्टोर करेंगे, और गांव गांव में हम प्रोजेक्ट लगाएंगे कि उसमें हम 20% गाय का गोबर यूज करेंगे और 80% हम बायोमास यूज करेंगे। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो भी उसके जो अक्षय श्रीवास्तव करके है, एलसीबी फर्टिलाइजर कानपुर, आईआईटी कानपुर, तो उनके साथ हमने एक 8 दिन पहले नागपुर में एग्रीमेंट किया। और एग्रीमेंट करके हमने काम स्टार्ट करना चालू कर दिया। जैसा 10 जिले हमने हमारे दिए हैं, उनके 3 जिले में हमारे प्रोजेक्ट है, कोल्हापुर, पुणे और वाशिम। अभी हमने नए 10 जिले दिए हैं उनको महाराष्ट्र में, कि जहां हमारा 10 जिले के गांव में खत बनेगा, और वो खत ब्लॉक लेवल तक आएगा या गांव लेवल पर तक आएगा, बड़े गांव लेवल तक, और वहां वही कंपनी मार्केटिंग करे। अभी कोई भी बिजनेस लोगों को बोल दिया तो लोग बोलते इसका मार्केटिंग का क्या, मार्केटिंग का क्या। मार्केटिंग एक ऐसा पार्ट है, कुछ ही क्षणों में कमाई हो जाती, नफा हो जाता है, और वही काम लोगों को नहीं जमता। इसलिए हमने उसके लिए कोऑपरेटिव एक माध्यम चुना, और कोऑपरेटिव को हमने बोला कि इसकी मार्केटिंग आप करो, और लोग प्रोडक्शन करेंगे, और कंपनी की मदद लेके अपन काम करेंगे। तो कुछ कोऑपरेटिव ने भी बोला कि सर हमें मार्केटिंग नहीं ये हो जाएगा। तो मैंने उनको वही बोला कि वही कंपनी बायबैक भी ले जितना फर्टिलाइजर तैयार होता है। ये जो कंपनी है ये 10 दिन में फर्टिलाइजर बनाती किसान के खेत पे, और जो प्रोजेक्ट होता है वो कोऑपरेटिव लगा देती, और कोऑपरेटिव को 60% सब्सिडी भी मिलती, और 40% पैसा कोऑपरेटिव लगा देती। और 10 दिन में 25 टन का प्रोजेक्ट उत्पादन मिलना चालू हो जाता है। उसमें गाय का गोबर 20% अपन यूज कर सकते हैं, और एक अच्छा तरह का फर्टिलाइजर तैयार होकर 10 दिन में आता है। महाराष्ट्र में हम 2 साल से इसके रिजल्ट देख रहे हैं, कोल्हापुर, नासिक,
यानी संभाजीनगर, अमरावती, वाशिम, नागपुर, जलगांव, बहुत जगह उसका हमने मटेरियल दिया है। और 2 साल की ट्रायल भी हो रही है, किसान की मांग भी बहुत आ रही है। ये कंपनी का एक वादा है कि हमारा जो फर्टिलाइजर है वो एक क्रॉप के लिए वन टाइम यूज करो, एक बार ही यूज करो, बार बार फर्टिलाइजर मत दो। और क्रॉप कैसा आता है देखो, तो बहुत अच्छा क्रॉप आता है। इसके लिए अक्षय श्रीवास्तव जी एक खास मीटिंग रखेंगे उनका एक दिन अपूर्व, तो मैं इसके ऊपर अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। और मेरा कहना है कि एग्री बिजनेस जब तक अपन विलेज तक लेके नहीं जाएंगे तो गांव नहीं सुधरेगा, ब्लॉक नहीं डेवलप होगा, और जिला भी नहीं डेवलप होगा। और एग्रीकल्चर में जो करना है, इसके लिए फर्टिलाइजर और बीज, ये दो काम बड़े महत्वपूर्ण है। ये मैंने पहले भी बता दिया। अभी बीज का काम हमने कर दिया है। जैसा गेहूं के प्लॉट अभी बना रहे, तो हमारे पास गेहूं का बीज रेडी है और चने का बीज रेडी है। ये बड़े स्केल पे करते हैं। गन्ना लगाना है लोगों को अक्टूबर महीने में, तो उसका भी सीड हमारे पास है। और हॉर्टिकल्चर लगाना है तो उसके भी आम के पौधे हैं, जामुन के पौधे हैं, सीताफल के पौधे हैं। ये बहुत कुछ हमारे पास है सारा। और वो हर कोऑपरेटिव या हमारे किसान, इनके पास सारा मटेरियल है। तो पहले हमने देशी बीज और देशी खाद, इसका प्रयोग किसान ने करना चाहिए और उसके लिए कोऑपरेटिव ने मदद करना चाहिए। ऐसा हमने टारगेट करके, हमारी जो ब्लॉक लेवल की कोऑपरेटिव है वो अच्छी तरह से काम कर रही है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोऑपरेटिव उसके ऊपर सारा ध्यान देके अच्छा काम महाराष्ट्र में हो रहा है। वो देखने के लिए भी किसी को आना है तो आ सकते हैं। हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग कोर्स रहता है, और हम आंखों से आपको सारा चीजें दिखा, गली सारा फिर आपको हम ये कोऑपरेटिव कैसे चलाना है, किसान को ये कैसा समझाना है, देशी बीज के प्लॉट कैसे है। और देशी बीज का उत्पादन हाइब्रिड से भी 2 गुना आता है, 1.5 गुना 2 गुना। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी उत्पादन केमिकल से 1.5 2 गुना आता है, अच्छा क्वालिटी। इसके मेरे पास 450 मॉडल महाराष्ट्र में है, वो आप सब देख सकते हैं। हर क्षेत्र का मॉडल मेरे पास है। अभी अभी हम फूड प्रोसेस में भी एक बहुत बड़ा प्लांट संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट के शिल्लोड ब्लॉक में खड़ा किया है। उसको 200 करोड़ रुपए लगाए हैं, और 25 एकड़ में एक प्लांट हमने खड़ा किया है कि 200 किलोमीटर तक जो उत्पादन होगा वो ये फैक्ट्री में आ सकता है, और इसके ऊपर प्रोसेस की जा सकती है। तो फूड के टेक्नोलॉजी में भी हम महाराष्ट्र में बहुत उत्पादन होता है, तो उसके लिए भी हम प्रोसेस करके निर्यात कैसी करें और उत्पादन कैसा बढ़ाए और एग्री बिजनेस विलेज में कैसा बढ़ाए, ये भी हमने अच्छा एक मॉडल किया। दूसरी बात यह है कि लोगों को अभी लेबर मिलता नहीं, इसके लिए भी हमने बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग तैयार किया है, और उसका भी प्रोजेक्ट हमारा भोपाल में लग रहा है। अभी दीपावली के आसपास चालू हो जाएगा, और पूरी तैयारी कंपनी की चालू है। जो काम रहता है बिल्डिंग बांधने का, वो भी हमारा चालू हो रहा है, और उससे भी अच्छा समाधान कारक काम हमें मिल रहा है। गोडाउन के बारे में हमने, जो हमारे वहाँ वखार महामंडल है, उसने जगह जगह बिल्डिंग खड़ी की है, गोडाउन खड़े किए हैं, और अभी किसान उनके पास नहीं जा रहा है। तो हमने उनको बोला है कि एक एक दो दो गोडाउन हमें स्टार्टिंग में दे दो, हम माल रखेंगे और आपका भी आपको रेंट मिलेगा। तो वो भी हमारे आ, हमें गोडाउन देने के लिए तैयार है। और हमारे भी गोडाउन हर ब्लॉक में या हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने का काम चालू है। धुलिया डिस्ट्रिक्ट में हमने एक बड़ा गोडाउन बनाया है, लगभग 3 करोड़ रुपए का गोडाउन है, नागपुर में है।
अपने जो लोग हैं कोऑपरेटिव के, तो सदस्य ने खुद ने पर्सनल गोडाउन बनाया है, तो उसमें भी अपन माल रख सकते हैं। और बैंक का लोन, वो अनाज को अपन दे सकते 70% पर तक अपन लोन दे सकते हैं। और जब रेट आएगा उस टाइम अपन माल बेच सकते। कुछ ग्रामीण एरिया में हम नर्सरी में भी कुछ कम नहीं है, लाखों नर्सरी के पौधे हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव के माध्यम से। और बड़े नर्सरी को जो दे रहे हैं, कि जो जिनकी सेल अच्छी है, ऐसे लोगों को हम पौधे सप्लाई करने का काम हमने कोऑपरेटिव को दिया है। ऐसा हमारा टारगेट है कि ग्रामीण एरिया में जो बन सकता है, और ग्रामीण एरिया में जो रोजगार उपलब्ध हो सकता है लोगों को, और ग्रामीण लोगों में जो प्रशिक्षण देने की जरूरत है, वही प्रशिक्षण हम आज दे रहे हैं। कोऑपरेटिव के हर सदस्य काम कर रहा है, अब मैं अकेला काम नहीं कर रहा, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और इस काम का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी अभी हमें कल कानपुर की जो कंपनी है, उनका कहना है, अगर बकरी का जो बकरी की जो डंक है, उसका 5% अगर ये बायो फर्टिलाइजर में मिला दिया, तो सर अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमने ट्रायल लिया था, लेकिन हमको वो डंक नहीं मिल रहा था। आज मेरा जो धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां मेरे मालपुर गांव में हमने जो बकरी की कोऑपरेटिव जैसा एक मॉडल खड़ा किया है डेयरी का, वहां हमारे पास 10,000 बकरी है। और लगभग हमें 3 से 5 टन डंक रोज मिलता है। और वो डंक के हम अभी पाउडर बना के इनको देने वाले हैं। और महाराष्ट्र में ये कंपनी के जो प्लांट है, उसको हम ये बकरी का डंक सप्लाई करके 5% ये इसमें ऐड करेंगे। तो गोबर 20% और 5% बकरी का डंक, तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। 10 दिन में वो फर्टिलाइजर बन के पैकिंग होके एक अच्छा ब्रांड बन के मार्केट में आएगा। और वो जो सीबी फर्टिलाइजर कंपनी है, उसके 17 प्रोजेक्ट पूरे भारत में चालू है, और 10 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। लगभग 27 प्रोजेक्ट कंपनी 31 दिसंबर के पहले चालू करने का कंपनी का टारगेट है। और हमारे कोऑपरेटिव का टारगेट भी कम से कम 100 प्रोजेक्ट का है। आज वो कंपनी का 2500 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर तैयार होता है और सेल हो जाता है पूरा 100%। और उसका टर्नओवर भी बहुत अच्छा है। उसके सब बैलेंस शीट भी कंपनी का रेडी है। वो लिमिटेड कंपनी है, इसलिए सब उसकी प्रोसेस जो है वो कंपनी करके सभी लोगों को दिखा देती कि ये कोई हवा में बात नहीं है। तो हम एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करके ऑन पेपर सारा दिखा देते हैं। ऐसा प्रयास हम 40 कंपनी है, और हमारे पास ऐसी 40 कंपनी है कि जो कोऑपरेटिव के लिए अंदर से मदद करेगी, और कोऑपरेटिव को खड़ा करने में मदद करेगी, कोऑपरेटिव का आय बढ़ाने में मदद करेगी। और ग्रामीण एरिया में उद्योग धंधे कैसे चलना चाहिए, एग्री बिजनेस कैसे होना चाहिए, ऐसा वो काम करेगी। ऐसी एक कुदरत शेड करके कंपनी है, जो हमारे साथ 20 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी 6 महीने से हमने उनका बीज, जो देशी बीज है, वो महाराष्ट्र में 200 एकड़ पर लगाया है। और आज उनकी जो अरहर का पीक है, तुअर का, वो सबसे अच्छा है। 2 वैरायटी हमने लगाई है। अभी गेहूं और चना की वैरायटी भी हम लगा रहे हैं। और सारा माल जमा करके उसके ऊपर हम क्लीनिंग की प्रोसेस करके अच्छा पैकिंग करके 23 kg का मार्केट में और सोसाइटी में बेचने का अच्छा प्रयास भी हम कर रहे हैं। और ये सारा क्रॉप हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के ऊपर कर रहे हैं। और टोटल इसका रजिस्ट्रेशन भी हम करना चाहते हैं। जैविक खेती का जो केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है, वो नागपुर में 8 स्टेट का ऑफिस है, वो ऑफिस भी हमारे साथ है। और वो भी अच्छा काम हमारे साथ करता है। और हमारा प्रयास है
चार पांच चीजें लेकर कृषि के साथ काम किया तो कृषि क्षेत्र बहुत आगे जाता है। और कृषि का एग्री बिजनेस वो भी बहुत बढ़ जाता है। जैसा पशु खाद्य है, बकरी के लिए हमने अभी पशु खाद्य बनाया है, वो हम 10,000 बकरी को रोज दे रहे हैं। वैसा गाय को देने का भी हमारा प्रयास है। चारा की भी हमने बैंक बनाई है, सीड की भी हमने बैंक बनाई है, फर्टिलाइजर की भी हम बैंक बनाना चाहते हैं। और हर प्रोजेक्ट हमारे कोऑपरेटिव में जमा करके इसका एक अच्छा तरह से मार्केटिंग कोऑपरेटिव के द्वारा करना चाहते हैं। ये हमारा प्रयास एग्री बिजनेस के द्वारा महाराष्ट्र में चल रहा है और बाकी स्टेट भी हम धीरे धीरे ले रहे हैं। ये महीने में हम पूरा उत्तराखंड का काम करेंगे और साथ साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। अभी थोड़ा काम हमारा आंध्रा में भी चालू हो चुका है। जैसे जैसे लोग मुझे नेशनल कोऑपरेटिव में मिलेंगे वैसा वैसा काम हमारा चालू हो जाएगा कोऑपरेटिव का। थोड़ा ओडिशा में भी काम चालू होने के चांसेस है। ऐसे हम जैसा टाइम महाराष्ट्र से मिलता है तो दूसरे स्टेट को भी टाइम दे रहे हैं। और आज राजस्थान के लिए भी हमने 7 तारीख तक टाइम दिया है। यहाँ भी मैंने पहले 3 साल काम किया था। आज बहुत लोगों को मैंने बुलाया है यहाँ, और कल से यहाँ गो कुंभ मेला चालू हो रहा है। मेरी सबको विनती है कि आप जिनको पॉसिबल है उसने 4 तारीख से 7 तारीख तक ये कुंभ मेला देखने के लिए आना चाहिए। यहाँ भी एक एग्री बिजनेस की बहुत बड़ी संधि है, ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद। मेरा बहुत सारा टाइम हो गया है, 8:40। श्री जी। अभी अभी खबर आई है कि ओझा जी शायद उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो मैं चाह रहा था योगेंद्र भाई। हेलो। रणवीर बोलिए शर्मा जी, बोलिए। अगर आप रणवीर शर्मा जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना पार्ट भी स्वराज मीटिंग से लेके जो कुछ भी आप हमें समझाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन एक ही बार बाद में ले लिया जाएगा। आ, योगेंद्र भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार योगेंद्र भाई जी को बुला लो, मैं भी आपके साथ ही हूँ। मैं बुला कोऑपरेटिव रहा के था। कोई प्रश्न है तो वो एक 5-10 मिनट ले लीजिए। हाँ श्री ओके। भाई कोई प्रश्न है नालेंगे जी से तो वो एक बार ले लो, और इसके बाद योगेंद्र जी को बुला लो, इसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ। ठीक है। चलेगा चलेगा। कोई भी साथी डॉक्टर नालंगे से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया हाथ उठाएं। कोई भी साथी। दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल जी, आपका नाम लिया गया है डॉक्टर सुभाष नालंगे से, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने उनका ट्रेनिंग लिया था इसलिए मैंने नाम लिया। जी जी, ठीक है ठीक है, दीपक अग्रवाल जी। उपलब्ध नहीं है, मुझे लग रहा है दीपक अग्रवाल जी अभी है नहीं, बात नहीं सुन पा रहे हैं। कोई और साथी, कोई भी सवाल डॉक्टर नालंगे से। देवदत्त जी, आपका कोई सवाल? नहीं, बड़ा क्लियर है नालंगे जी का तो, लेकिन बस एक थोड़ा सा था कि वो जो है कोऑपरेटिव से स्वराज का किस तरह की उनकी योजना है, थोड़ा सा दे ही दो, कोऑपरेटिव से आधा स्वराज। आधा दे दो यार, चार भी खत्म कर देता हूँ, आधा तो जी। बोले कि क्या देंगे, अब क्या श्रीमान पूछ जी रहे थे? मेरा कोई सवाल नहीं है। तो उसमें से सोच रही थी कि आपको और आदत दे दूं। फिर ले लो, रखो। हाँ, बोला तो। खाली है, तब कोई नहीं है, रखो ही में। खत्म कर दूंगा। हाँ। तो ये खा सकते हैं। क्या ये आपने- मैंने फिनिश नहीं किया। इतने दिनों से? मैं देखो सकते हैं, कल दोपहर से ट्राई किया हुआ है ब्लॉक करके। हम करना था। क्या है? हेलो। तो मुझे लग रहा है कोई सवाल नहीं है। भाई रणवीर शर्मा जी, आप आरंभ कर सकते हैं।
भाई रणवीर शर्मा जी। श्री भाई जी, मैं आपके साथ ही हूँ। योगेंद्र भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, एक बार उनको 10 मिनट का टाइम दे दो योगेंद्र जी को। कहाँ बोल पा रहे हैं, गायब हो जाते हैं, मैं क्या करूं बताओ ना। योगेंद्र जी प्लीज। जी जी, मैं तो सिर्फ यही था मेरा तो कि सहकारिता से ग्राम स्वराज, ये जो लिंक है एक बीच में, इस पे अगर नालंगे साहब थोड़ा सा प्रकाश डालते तो थोड़ा सा अच्छा जुड़ाव हो जाता सभी का। किसान और सभी बंधु को अगर ग्राम स्वराज ऑफिस लाना है तो मेरा कहना है ग्राम स्वराज लाने के लिए कोऑपरेटिव एक ऐसा रास्ता है और एक पर्याय भी ऐसा ऐसा है कि हर ग्राम स्वराज कोऑपरेटिव दे सकते। आज जो व्यवस्था बिगड़ी है उसको सही लाने के लिए कोऑपरेटिव का मॉडल एक अच्छा मॉडल मुझे दुनिया के सामने दिख रहा है। जैसा कि, हेलो, आवाज आ रही? जी जी, आ रही है। हाँ, जैसा मैं इंडोनेशिया गया था, वहां हमने जी ग्रामीण एरिया में लैंड देखने में गया। वहां भी लोगों ने यही सवाल पूछा था कि ग्रामीण एरिया में हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है और हमें कोई रास्ता नहीं निकल रहा, इसलिए ये जमीन हम अभी छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं। तो हमने वहां वही बोला कि आप कोऑपरेटिव का रास्ता पकड़ो। और कोऑपरेटिव एक ऐसा मॉडल है कि वो 250-300 टाइप के काम कर सकता है। आज गवर्नमेंट ने 250 के ऊपर कोऑपरेटिव में बिजनेस करने की संधि अवेलेबल करके दी है। और कोऑपरेटिव के मन में अगर आ गया तो वो कोऑपरेटिव को बिजनेस करती अपने अपने ग्रामीण एरिया में। तो ग्राम स्वराज लाने के लिए कोऑपरेटिव एक बहुत अच्छा रास्ता है और उसका लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए वो रास्ते का, और वो रास्ते पे जाना चाहिए। तो ग्राम स्वराज जरूर मजबूत हो जाएगा, आएगा, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। नालंगे साहब, हमारा ये मानना है कि जब ग्राम स्वराज की हम जानकारी देते हैं या स्थापना की बात करते हैं, ऑलरेडी है प्रोविजंस, जब उसको उनको रख दो बेसिन चालू में। करते हैं तो उनको साथ में हम कोऑपरेटिव ग्राम सभा की ही कोऑपरेटिव बन सकती है, गांव की कोऑपरेटिव लोग मिलके अपनी गांव की ही बनाए ग्राम सभा की, तो दोनों ही चीजें एक दूसरे की पूरक लगती है हमारे को, और बराबर मजबूती बराबर, रहेगी। आपका कहना एकदम बराबर है। लेकिन हर गांव में अभी दो दो तीन तीन चार चार पार्टी बनी है और काम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में हमारे तो बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला है कि एक गांव में 11 लोग अच्छे हैं तो उनकी हम कोऑपरेटिव बना लेते हैं। मैंने मेरे खुद के गांव में परसों सोमवार को एक कोऑपरेटिव बना ली। क्योंकि मेरे खास लोग थे, उनको मैंने बुला लिया और बुला के उनको बोला कि एक आप मॉडल तैयार करो और पूरे गांव को दिखा दो कि गांव में क्या हो सकता है, ग्राम सभा क्या कर सकती है। गांव के लोग अपने मतभेद अलग छोड़कर सब लोग इकट्ठा आके गांव में कैसा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये मॉडल मैंने मेरे गांव से ही स्टार्ट किया। मेरे गांव का नाम तिनखड़िया है, मेरा ब्लॉक पाथरडी है और मेरा डिस्ट्रिक्ट अहिल्यानगर है, स्टेट महाराष्ट्र है। मेरा जो ब्लॉक है पाथरडी, वहाँ अर्जुन पार्क पार्क जो अर्जुन था उन्होंने बच्चे का वध किया था और उस टाइम रोया था बच्चे के प्यार में, इसलिए इसका नाम पार्थ रडी ऐसा रखा है। ये मेरा ब्लॉक है और ये ब्लॉक में मैंने पहला एक कोऑपरेटिव ग्राम के लिया है और कुछ लोग ग्राम पंचायत के भी उसमें शामिल हैं। अभी वो जल्दी ही ये कोऑपरेटिव चालू करके ग्राम सभा की भी एक कोऑपरेटिव चालू करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी अब और किसी के पर्सन हो तो पहले उनसे कर लें, फिर उसके बाद रणवीर शर्मा जी अपना रखेंगे। नहीं भाई, गोपाल प्रसाद जी का मैं एक सवाल देख रहा हूँ। गोपाल प्रसाद जी, आप पूछ सकते हैं। जी, मेरा प्रश्न ये है कि नलंगे सर ने जो कहा कि 250 कार्य किया जा सकता है, तो हमारी जिज्ञासा थी कि वो 250 कार्यों की सूची, और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि 450 प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन दोनों का सूची यदि वो दे देते तो समझने में आसानी होती विस्तार से। धन्यवाद। देखिए, इसके लिए आप पर्सनल मुझे फोन करो, और कुछ प्रोजेक्ट आपने देखे हैं, आप हर कोऑपरेटिव में जो जो एरिया में जो जो काम होता है वो कर सकते हैं। आपको ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप बैंक ही चलाओ, आप स्कूल ही चलाओ, आप डेयरी ही चलाओ, आप सीड ही चलाओ। अगर जो कोऑपरेटिव जो एरिया में अच्छा उत्पादन लेती, हमारे कुछ एरिया ऐसा है तो वहाँ गन्ना का उत्पादन होता है, कई जगह बनाना का उत्पादन होता है, सब्जी भाजी का उत्पादन होता है, कई जगह चावल का उत्पादन होता है, कई जगह अंगूर का उत्पादन होता है, कई जगह संतरे का उत्पादन होता है, नींबू का उत्पादन होता है, कई जगह कुंवर का उत्पादन होता है। तो जो जो उत्पादन होता है, ऐसे कोई भी काम आप कोऑपरेटिव से कर सकते हैं। और मेरे जो 450 प्लस प्लॉट है उसकी सूची मेरे पास है। इसके लिए आप मेरे कार्यालय में आ जाओ या ये कार्य करो, और वो मेरा सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट है, वो नगर में चलता है, अहिल्या नगर में। उस कंपनी का नाम है नलांगे रिच एग्रो एक्सपोर्ट कंपनी। उसका समय है रात की 12 बजे से 4 बजे तक चलती है, दिन में नहीं चलती। और वहां आके आप 12 बजे आ जाओ रात के, और वहां कंपनी में बैठो, हमारा मैनेजर आपको सारा समझा देगा। धन्यवाद। भाई सुमेर सिंह रजावत, आपके हैंड रेज हैं, कोई सवाल? सुमेर सिंह रजावत जी। कल आप जयपुर पधार रहे हैं या पहुंच गए हुक्म? जयपुर आ गए मैं 5 बजे। चलो कल आपसे मुलाकात करते हैं जयपुर में सब। आप मिलेंगे जरूर। हुक्म। ब्रिगेडियर श्री, राजाराम यादव सर। मेरा एक सवाल है नालंगे जी से। श्री भाई, जरा सा इंतजार कर लें, दो हाथ खड़े हैं, उसके बाद तीसरे में आपको ले लेता हूँ। ओके। ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी। जी सर, थोड़ा बोलने वालों की कमी थी, तो मैं योगेंद्र जी ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से स्वराज के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहकारिता का कुछ ऐसे योगदान क्या हो सकता है, उस पर मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। सहकारिता के लाभ हैं कि सामुदायिक भागीदारी है उस पूरे गांव की, आज जिस कब से भी संसाधनों का ठीक से उपयोग करने में सहकारिता मदद करेगी। बहन बोल रही है बार बार किसी के उसमें, उनका म्यूट करा दे प्लीज। उनकी आवाज आ रही है, उनका मोबाइल म्यूट करा दो। माननीय बाल योगी जी, आप अपना अगर म्यूट कर सकते हैं। माननीय बाल योगी जी, स्पीकर को म्यूट पे डाल दें। जी नलंगे जी, सॉरी डॉक्टर राजाराम यादव। जी सर, सहकारिता के जो लाभ, जो ये सवाल उठाया था योगेंद्र जी ने, मैं उस पर 1-2 लाइन कहना चाहता हूँ, एक्सपर्ट तो बाद में बोलेंगे ही। सहकारिता के माध्यम से ग्राम स्वराज के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहकारिता के लाभ क्या हो सकते हैं? सामुदायिक भागीदारी, सब मिलकर कर सकते हैं। संसाधनों का उचित उपयोग हो सकता है गांव के या जहां भी है। आर्थिक विकास में बहुत फायदेमंद है, और ये सामाजिक कल्याण के लिए है। अब लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें ग्राम सभा की भूमिका को भी समझना है, जो सामुदायिक भागीदारी से होगी, संसाधनों का प्रबंध करेंगे और आर्थिक विकास की तरफ करेंगे। नागरिक द्वारा जो क्या कार्रवाई है, सहकारिता में भाग लेना एक नागरिक का जिम्मेवारी हो जाती है, और ग्राम सभा के सभी में सहयोग करना उसकी दूसरी जिम्मेदारी होती है। और संसाधनों का, गांव के संसाधनों का संरक्षण करने में भी योगदान हो, और गांव के विकास में योगदान हो।
ग्राम सभा की भूमिका आप सब जानते ही हैं, वो साफ बोलेंगे। निर्णय लेने की इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, ग्राम विकास की योजना बनानी चाहिए, संसाधनों का प्रबंध कैसे करें इसमें भाग लेना चाहिए, और कार्य योजना के लिए ग्राम सभा के मुख्य का विकास के लिए योजना तो मैंने बोल ही दी है, और पारदर्शी और जिम्मेवारी भी उन सभी गांव वालों की होनी चाहिए। कार्य के कुछ चरण होते हैं, ग्राम सभा की बैठक करें, ग्राम विकास की योजनाएं बनाएं और सामूहिक भागीदारी का इसका उन्मूलन करें और समीक्षा करें। सभा के अधिकार भी हैं, निर्णय लेने का है, पंचायत की देखभाल का भी है, संसाधनों की भागीदारी का भी है, और सभा की भूमिका जवाबदेही और जिम्मेवारी बहुत जरूरी है। इसके लिए भी वो काम करें। इसमें जो वो शायद रणबीर सिंह जी बोलेंगे, इसके जो बार बार पूछ रहे हैं कि क्या क्या विषय हो सकते हैं, एग्रीकल्चर है और लैंड का है मेन इश्यू, एनिमल हस्बेंड्री के सारे हैं, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी, पंचायत पे कंट्रोल भी है, इरिगेशन, फॉरेस्ट्री, वाटर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, खादी, रूरल डेवलपमेंट, फ्यूल एंड फोडर जानवरों के लिए, रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी लेवल के लिए, पावर्टी एलिमिनेशन, एजुकेशन, लाइब्रेरी, कल्चर, मार्केट, हेल्थ एंड सैनिटरी, ऐसे बहुत सारे उन्होंने जो 29 बताए हैं, इस तरह के सारे ही इसमें हो सकते हैं, और उनके सब डिवीजन है। धन्यवाद, मैं टाइम गैप के लिए बोला है। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई रणवीर सिंह जी, रणवीर शर्मा जी, सॉरी भाई रणवीर शर्मा जी। हाँ, थैंक यू सो मच श्री जी। मैं लालंगे जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, 2 सवाल। लालंगे जी, जो ग्राम सभा की परिकल्पना है उसके साथ कोऑपरेटिव, हमारे 2 एक्सपर्ट कोऑपरेटिव के आए थे, आपने भी सवाल पूछा था और हमने भी पूछा था ओझा साहब से जो आज नहीं आ पाए हैं, और तेवेतिया जी से भी, कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो व्यवसाय कर रही है, व्यापार कर रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने ये व्यापार किया है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर 1, क्या आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? नंबर 2, अगर वो रजिस्ट्रेशन है तो प्रशासन का गजब का दखल अंदाज रहता है। ये मैं बतौर पुलिस अफसर कम से कम बहुत सारे केस मैंने देखे हैं, मेरे संज्ञान में है, मेरे सामने आए हैं, और वो केसेस आपस में आप किसी तरीके से कह लिए, जो भी आपके मेंबर होते हैं या उसके चेयरमैन होते हैं या उनके जो दूसरे आप मॉडरेट बता रहे थे, बीच में बता रहे थे उनके, मैं दिमाग से निकल रहा है मेरे को, कि वो उन्हीं की आपस में द्वेष की भावना से वो धोखाधड़ी के पर्चे दर्ज होते हैं। तो एक तो ये था रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्या आप सभी सोसाइटियों को, जो आपने महाराष्ट्र में किया, उनको सोसाइटियों को बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं कराया है? नंबर 1। नंबर 2, अगर रजिस्ट्रेशन कराया है तो प्रशासन का कितना दखल है? क्योंकि जो भी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो अपने नीचे के अधिकारियों को भेज के इंस्पेक्शन करवाता है हमारी सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के, कि भी वो सही काम जो सरकार की गाइडलाइन है उन पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। सरकार की गाइडलाइनें हैं कोऑपरेटिव के लिए, अगर उनके तहत वो काम नहीं होता है तो सरकार अपना दखल करके और डिप्टी कमिश्नर या डीएम के थ्रू जो है ना, उन कोऑपरेटिव को अपने अंडर ले लेती है। तीसरा सवाल इसी के संदर्भ में है, अगर कोऑपरेटिव है, उसका रजिस्ट्रेशन है और प्रशासन का दखलंदाज है, तो उसका ऑडिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां व्यवसाय हो गया उसका ऑडिट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बगैर ऑडिट के कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चल सकती है। तो इसलिए मुझे 3 बात आपसे पूछनी है, आप एक बार एक एक करके हमें थोड़ा सा समझा दें कि आप अपनी कोऑपरेटिव को किस प्रकार से कर रहे हैं। शायद आपने भी सवाल, मुझे याद है, तो आपने भी पूछा क्या बगैर पेपर के, पेपर का मतलब आप यही है कि भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हम रजिस्टर नहीं कराएं तो क्या उसको चला सकते हैं? और उन्होंने तेवेतिया जी ने स्पष्ट जवाब दिया था
कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज इसके बारे में हमारा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाएं कि हम इसको कैसे करें गांव के स्वराज के साथ, गांव के अंदर या ब्लॉक के अंदर। धन्यवाद। पहले एक हम 11 लोगों का समूह बनाते, जो लोग हमारे ऑलरेडी भारतीय कृषक समाज का काम करते, और उनका समूह बना के उनका समूह कुछ दिन हम ऐसा ही चला लेते कि भाई तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है। सब लोग एक बार तैयार हो गए, सबकी मानसिकता हो गई, तो फिर हम रजिस्ट्रेशन के पास चले जाते। रजिस्ट्रेशन करना महाराष्ट्र में कोई कठिन काम नहीं है, एक दिन में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑडिटर की भी टीम हमारे पास है, ऑडिट भी हम करते, बैंक में खाता भी खोलते और लोगों को रोजगार भी देते। और कोई काम हम पर्सनल डायरेक्टर को भी दे देते कि सारा काम कोऑपरेटिव नहीं करेगी, तो कुछ सक्षम डायरेक्टर है तो उनको भी हम सेपरेट एक बिजनेस डाल के भी देते इसमें कि वो चलाओ, आप कोऑपरेटिव, आपका प्रोडक्शन हमारे कोऑपरेटिव में लेके सेल करेंगे। कुछ कुछ प्रोडक्शन में बहुत टेंशन की बात रहती तो कोऑपरेटिव उसमें दखल नहीं लेती, कोऑपरेटिव उसका माल लेके कोऑपरेटिव मार्केटिंग करती, कुछ जगह प्रोसेसिंग करती और कई जगह उत्पादन करती। रजिस्ट्रेशन ये तो करना ही पड़ता है, पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम पहला कम से कम 30 दिन का लोगों का ट्रायल लेते। ट्रायल लेने के बाद जो ब्लॉक, जो जिला सक्सेस काम कर रहा है तो उन लोगों का हम तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लेते, उनकी हम थोड़ी एग्जाम लेते, परीक्षा लेते और उनको सक्षम ट्रेनिंग देके फिर उनका रजिस्ट्रेशन करते। नहीं तो ऐसा होता है कि कोऑपरेटिव निकालने में मैंने 10 लोग मेरे जमा कर दिए, 11 लोग कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन किया और तीसरे चौथे दिन उनका झगड़ा चालू हो जाता है। तो ये नहीं होने के लिए हम कुछ दिन उनको थोड़ा काम देते। भाई 11 लोग है तो 11 लोग अगर एक आधा प्रोडक्शन ले लो, एक आधा काम कर लो और धीरे धीरे 11 के समूह में आपस में पहला करके दिखाओ, मॉडल खड़ा करके दिखाओ और फिर आप उन कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐसे हमने टूअर लगाने का मॉडल जगह जगह किया है, अरर लगाने का, और उसको हम बीच के कोऑपरेटिव में रजिस्ट्रेशन करना चाहते। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया नालंगे जी। इसमें एक सवाल और लास्ट में रह गया कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनके जो भी डायरेक्टर या मेंबर बनते हैं 5 साल में उनका चुनाव होना जरूरी है। तो उस चुनाव में जो राजनीतिक लोग हैं, वहां के एमएलए एमपी हैं या पार्टियां हैं, वो उसमें अपनी दखल अंदाजी, मतलब जैसी कोऑपरेटिव थोड़ी सी 2 पैसे कमाने लग जाती है तो वहां पैसा इन्वॉल्व हो जाता है और राजनीति भी आ जाती है। और वो राजनीति आ जाएगी और पैसा जब ज्यादा आ जाए, धोखेबाजी, आपस में द्वेषबाजी वो आ जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हमें संज्ञान दें कि आपको क्या ये चीजें झेलनी पड़ती हैं या नहीं। नहीं झेलनी पड़ती, ये मेरा जवाब है। क्योंकि हमारे जो कोऑपरेटिव के लोग हैं वो इतने सक्षम है, ये सभी राजनीति वाले को झुकाते ये लोग, क्योंकि इनके पास, हमारे लोगों के पास हम 30 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए हमने समूह बनाए हैं और ऐसे समूह बनाए हैं कि हमारे हजार मैं हजार, अभी दो जरूरी दो मीटिंग में हजार। हूँ, प्लीज अभी डिस्टर्ब नहीं करना। 10 बजे बाद मैं आपसे बात करूंगा, आप जो भी बोल रहे हैं। राजकारण में हम इसमें कार्यक्रम करते हैं और राजकीय लोगों को बोलते हैं अगर आप इसमें कुछ दखल लेंगे तो हम भी आपके इसमें दखल लेंगे। ऐसा महाराष्ट्र में तो नहीं होता, नहीं होने की संभावना है 99%। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद नालंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने महाराष्ट्र के जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर किए।
आपका तहे दिल से धन्यवाद श्री भाई। और किसी भाई का सवाल है तो एक बार पूछ लीजिए, मैं भी जी अभी हाँ, लाइन जी पे आ हाँ, रहा हूँ। जी हाँ, दो लोग और हैं। भाई शशांक जी, भाई शशांक जी। पवन को कॉल किया था, भाई कल शशांक भी जी। ज्वाइन जी नमस्कार। करेंगे। योगेंद्र यादव जी, पवन प्रोफेसर शर्मा साहब को ने कॉल एक किया था, काव्य जी के पूछा साथ में था, उनका कनेक्शन है ऑलरेडी, तो कल से तो वो भी वही मेरे ख्याल से ज्वाइन उनके करेंगे। जितने भी भेजा था, लिंक भेजा था, हाँ हाँ, बताया भी। वही देख के बोल रहे थे अ, कि कल से मैं को भी उठा तो फिर ज्वाइन करूँ। अच्छा, ब्राह्मी जी क्या बात कर रहे हैं? ब्राह्मी जी, बाय। कुछ बांटना है, खाना वाना हो गया ब्राह्मी जी? हेलो। सॉरी, हाँ योगेंद्र जी, जो सवाल किए थे कि ये कैसे ग्राम स्वराज या फिर उसके लिए काम आ सकता है, तो मेरे ख्याल से उसके पीछे उनका मंशा यही था। जैसे स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस वक्त एक बात चल रही थी कि हमें स्वतंत्रता पहली लेनी है या समाज को प्रगल्भ करना है। तो ये कोऑपरेटिव के बारे में भी शायद यही चीज है कि समाज इसके लिए प्रगल्भ हो चुका है या नहीं, उसे पहले प्रगल्भ होना है या कोऑपरेटिव का सिस्टम पहले लाना है। इस हिसाब से शायद योगेंद्र जी ने ये सवाल पूछा। धन्यवाद। सुभाष नालंगे जी कुछ बोलना चाहेंगे शशांक जी जो कर रहे हैं उस कुछ पर? नहीं, नहीं ठीक है, बोलना चाहिए। ठीक है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे अगर जरूरत होगा तो। हाँ, कोई साथी जूम यूजर करके आप 2 दिन से आते हैं, अपना नाम नहीं बताते हैं, कृपया वीडियो ऑन कीजिए, अपना नाम करेक्ट कीजिए या बताइए, परिचय दीजिए और सवाल भी पूछिए। अगर नाम नहीं बताएंगे, वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो यू विल बी ब्लैक लिस्टेड, क्योंकि रिक्वेस्ट कई दिन से किया जा रहा है कि आप कम से कम अपना नाम बताइए, वीडियो ऑन कीजिए। दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू जूम यूजर, आप जो भी हैं। आपको सवाल तभी पूछने दिया जाएगा जब वीडियो ऑन करें, अपना नाम बताएं प्लीज। बहुत बढ़िया श्री भाई, बड़ा सही जवाब दिया आपने। ये 2-3 दिन से हमें परेशान कर रहा है बंदा, अपना वीडियो नहीं ऑन कर रहा। ओके, तो शशांक जी अगर नोट कर रहे हैं, पता कीजिए जूम यूजर कौन है। अगर अभी भी नहीं खुल रहे हैं तो इनको हटा दीजिए ग्रुप से। स्मृति देवी, आपका कोई सवाल? स्मृति देवी, हाँ, जूम यूजर अगर बोलना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। यस, गो हेड, गो हेड, नाम बताइए और परिचय दीजिए। हाँ, नमस्कार सर। जी, नमस्कार। नाम नाम बताइए, नाम बताइए हुजूर। हाँ, मनोज शुक्ला बोल रहे हैं अयोध्या जी से। तो आप अंधकार में हैं, वीडियो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, वो थोड़ा अंधेरा है सर। आगे से अरे नाम मनोज प्लीज जी, ये करेक्ट। शुभ नाम हटा के आपका नाम डाल दीजिए ना। हाँ, क्या सर? ये जहाँ झूम जूम यूजर लिखा यूजर, हुआ है वहाँ। वहाँ मनोज तिवारी नाम डाल दीजिए। हाँ, आप लोगों की बात सुन रहे हैं, इतनी महान विभूतियां अपना कंट्रीब्यूशन कर रही, वही मैं सुनता रहता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हम तो सोच रहे हैं, निश्चित है कि ये समाज में निश्चित परिवर्तन होगा। मनोज जी अपने सवाल हाँ, पे आ जाइए, अगर कोऑपरेटिव से कोई सवाल है तो सवाल पे आइए। हाँ, देसी थैंक यू। बीज पे। और नहीं सर, हम तो देसी बीज पे काम कर रहे हैं। और ठीक, ठीक है, अयोध्या में आप ऐसा कीजिए, कोऑपरेटिव खोल दो। हाँ, देशी बीज का एक कोऑपरेटिव खोलिए, सुभाष नालंगे जी से कांटेक्ट में आ जाइए, और मेन जो है नेशनल है है कोऑपरेटिव। मेरे मेरे कांटेक्ट में है। अयोध्या ब्यूटीफुल। में अच्छा काम कर रहे हैं। ये नाम बहुत सिर्फ अच्छा। बदल दो। और अच्छा काम कर रहे हैं, मनोज शुक्ला जी है। 10 जिले इनको मैंने दे चुके हैं, और 10 जिले में ब्यूटीफुल, यूपी में ये काम कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा धन्यवाद, प्रोग्रेस चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहन स्मृति देवी, स्मृति देवी, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद। जी जी भैया, सादर प्रणाम सभी लोगों को। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैंने अभी तक महिलाओं को हर्बल साबुन और ये मसाला और पापड़ चिप्स ये सब चीजों का प्रशिक्षण दिया है। महिलाएं काम करना चाहती हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनका सामान बेचने कौन जाए।
मार्केट नहीं मिल पाता उनको, तो महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं। तो मेरा ये सवाल था, क्या इन सब प्रोडक्ट के लिए भी कोऑपरेटिव हेल्प करेगी? सुभाष लगे जी। देखिए, हाँ देखिए, ये कोऑपरेटिव कैसी निकाला जाती, इसके ऊपर मैंने पहले बार भी बताया है। आपके एरिया में जो काम चलता है, आपके एरिया में जो मार्केट आपको मिलता है, और जो लोग अच्छा काम कर सकते हैं, देखो आप अपने मन से काम करने वाली अगर कोऑपरेटिव निकालेंगे या समूह बनाएंगे, तो वो सेल नहीं हो जाएगा। इसके लिए आप एक अच्छा ग्रुप बनाओ, उसका एक ब्रांड बनाओ, और ब्रांड बन के मार्केट में मटेरियल भेज दो। आप कौन से जिले से है, कौन से स्टेट से है, ये बता दो। हम कुछ मॉडल हमने जो वर्धा में बनाए हैं या अमरावती में बनाए हैं, ब्रांड बनाया है महिला का, समूह का, और आज हमारा सेल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। मैंने जी बहुत सेल हो रहा है। जी, मेरा जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। और उत्तर जो प्रदेश, जिला कौन सा? प्रेमानंद, जालौन जालौन। जालौन जिला। जी ठीक है, आप प्रेमानंद जी से कांटेक्ट में रहो आप, और जी उनको भी हम बता देंगे, और जी आपके समूह को भी एक बार विजिट करेंगे, और वहां जी भी एक बार अपन आपके जिले में या ब्लॉक में एक बार जी मार्केटिंग का प्रशिक्षण लेंगे। हमारी जी मार्केटिंग की एक स्पेशल टीम है, मार्केटिंग कैसी करना। अगर जी वहां नहीं जमा, तो वो प्रोडक्ट हम वहां से बॉम्बे या पुणे लेके आएंगे, आपको ऑर्डर जी देके परचेस करके आपके कोऑपरेटिव के द्वारा हम परचेस जी करेंगे, और उसका भी मार्केटिंग आपको करके देंगे। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अभी हम सब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं। भाई रणवीर शर्मा जी ग्राम स्वराज पे आ जाएं। भाई रणवीर शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी। और मैं उन सभी भाइयों का भी बहुत बहुत आभारी हूं जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। उन सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। अभी करनाल में 24 और 25 तारीख को ग्राम स्वराज की अवधारणा के ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी भाई ग्राम स्वराज के बारे में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में उसको लागू करना चाहते हैं, उन सभी भाइयों को, या जो स्वराज के बारे में काम कर रहे हैं, ग्राम स्वराज उसके बारे में बताना चाहते हैं, मैं 4 चीजें बोल रहा हूं। एक बार श्री भाई म्यूट कराना, कोई बहन फिर आ गई है लाइव में। वो उसका नेटवर्क में, मोबाइल में। अभिषेक जी, अभिषेक जी सिर्फ आपका ऑन है, कुछ बात करना चाहते हैं तो आप बोलिए, अदरवाइज म्यूट कर लीजिए अभिषेक जी। हाँ, तो हाँ, ये बहन बोल रही है, इनको एक बार म्यूट करवा दीजिए, किसके मोबाइल में है, एक बार अभिषेक म्यूट। जी प्लीज, सिर्फ आप ही का एक दिखाई पड़ रहा है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल लीजिए, अदरवाइज म्यूट कर लीजिए। अभिषेक जी प्लीज। रवि शर्मा जी आपको चल जाएगा, शायद वो जयपुर में है या रास्ते में है, सुन नहीं पा रहे। जी श्री भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, करनाल में जो कार्यक्रम है हरियाणा के अंदर, वो 24-25 सितंबर को ग्राम स्वराज की अवधारणा के बारे में जो समझना चाहते हैं, एक, जो सीखना चाहते हैं, दो, नंबर 3। भाई ये तो श्री भाई, इनसे कोई रिक्वेस्ट करो, देखो किसके मोबाइल में है। ये बहन बार बार आवाज आ रही है, इसे म्यूट नहीं कर रही है। सिर्फ अकेले अभिषेक भाई हैं और कहीं यात्रा में हमें देखता हूँ टेलीफोन करके। एक बार देखिए, चेक कराइए इनको, बहन से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़िए इनको, बहन आप बंद कर दो, बच्चे सर भी। जी, मोटोरोला मोटो E13 जो है ना, इनका बंद कराइए।
श्री भाई देखना एक बार प्लीज। श्री भाई मिनिस्टर कौन है? अरे मेरे भाई बहन जो एक बार देखिए, आप अपने लैपटॉप पे कौन है, इनको म्यूट करा दीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद श्री भाई, धन्यवाद। तो मैं फिर एक बार कह रहा था, जो भाई ग्राम स्वराज की अवधारणा के बारे में सीखना चाहते हैं, अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं और हमें कुछ जो काम कर रहे हैं सिखाना चाहते हैं, उन सभी भाई बहनों का 24 सितंबर 2025 करनाल हरियाणा में 24 का प्रोग्राम है और 25 का प्रोग्राम है शाम 6 बजे तक। उन सभी भाई बहन, नंबर 1, अपनी आप टिकटें बुक करा लें। जो बस से आना चाहते हैं या ट्रेन से आना चाहते हैं, दोनों ही करनाल जीटी रोड के ऊपर है। आप गूगल पे देख लें, हम सबको मैसेज भी दे रहे हैं और अपनी लोकेशन भी डाल रहे हैं कि हमने कहाँ पे पहुंचना है। करनाल में सेक्टर 8 है, वहां सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला है जिसमें ये कार्यक्रम रखा गया है और वहीं आपकी सारी बुकिंग है। जो भी भाई आना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, समझ बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी भाई बहनों का स्वागत है। अब सवाल आता है कि हम क्या सीखेंगे सॉरी, और क्या समझ बढ़ाने के लिए यहां आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर भाई सोचता है कि मैं क्यों जाऊं, मुझे करनाल में ऐसी क्या चीज मिलेगी। यस, करनाल में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग का दिया जाएगा, एक ऐसा परफॉर्मा तैयार करवाया जाएगा कि ग्राम स्वराज जिसकी अवधारणा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बाल गंगाधर तिलक से और उनसे भी पहले से शुरू हो गया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज का सीधा सा मतलब है हमारा अपना तंत्र राज, सब राज, स्वराज। तो जहां स्वराज की बात होती है तो वहां यही है कि हम अपना तंत्र नीचे के लेवल से, ग्राम गांव के लेवल से हम अपना स्वराज कैसे स्थापित करें। आज की इस भागादौड़ जिंदगी के अंदर वर्तमान व्यवस्था की समस्याओं को देखते हुए मैं एक बार राजाराम भाई का बहुत धन्यवाद कर दूं कि उन्होंने बिल्कुल ग्राम स्वराज की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ लिया है और अपनी समझ को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। और आशा करता हूं कि वो करनाल में जब आएंगे तो और भी इस अवधारणा को मजबूत करके आएंगे और हमें भी, हमारा भी ज्ञान को जरूर बढ़ाएंगे। अगर राजाराम भाई मेरी बात सुन रहे हो तो मैंने बीच में बोल दिया, मुझे याद आ गया एकदम। तो इस कार्यक्रम के अंदर करनाल में आप लोग एक ऐसा प्रोग्राम प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का लेके जाएंगे कि ग्राम स्वराज, हमें बहुत पुराना नाम हम सुन रहे हैं, स्वराज स्वराज स्वराज। बहुत से लोगों ने, बहुत से महानुभावों ने इसके बारे में काम किया है, चाहे वो गांधी जी हों, उनका हिंद स्वराज बहुत फेमस है, सबने पढ़ा भी है और उसके बारे में अपनी समझ बढ़ाई है। जयप्रकाश जी का लोक स्वराज, वो लोक स्वराज बोलते थे कि भी लोगों का राज। जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन 77 का, उसको भी सभी ने पढ़ा भी है और हमारी उम्र के जो लोग उन्होंने देखा भी है। और इसी तरह से फिर बीच में स्वराज के नाम से अन्ना आंदोलन भी हुआ। चलो वो आगे कामयाब नहीं, वो बात अलग है, लेकिन बाकी दोनों आंदोलन स्वतंत्रता के, स्वतंत्रता आजादी भी हमें मिली, अंग्रेजों से तो कम से कम मिली ही मिली, अभी अधूरी आजादी है।
इसी अधूरी आजादी को पूर्ण आजादी, संपूर्ण स्वराज, पूर्ण आजादी हमें कैसे मिले और इसकी क्यों जरूरत है, यह प्रशिक्षण आपका होगा। ये हम सब समझ रहे हैं कि हमें आजादी मिली तो सही, काले मतलब गोरे अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन उन्हें राज्य की संस्थाओं पे चुनाव के द्वारा फिर वही तानाशाही का सिस्टम आ गया और फिर वही की वही लोग काले अंग्रेज के रूप में उन संवैधानिक व्यवस्थाओं पे बैठ गए और हमें येन केन पर कारण मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमें फिर गुलाम बना लिया। विनोबा भावे जी तो कहते थे कि हमारे गांव व शहर या हमारा देश आज भी गुलाम गांव व गुलाम शहरों का देश है, हम आजाद हुए ही नहीं। वो देखो कब की बात है, मतलब 1900 उन्होंने 50-51 में जब अपना काम शुरू किया तो उस वक्त ही उन्होंने ये, मेरे से कोई गलती होगी तो आप ठीक कर देना, उस वक्त ये शब्द बोल दिए थे 47 के बाद ही कि हम आजाद नहीं हुए। और गांधी जी भी कहीं ना कहीं ये कह गए थे कि हमें अधूरी आजादी मिली, आजादी नहीं मिली। वो सभी पार्टियों से भी निवेदन कर रहे थे कि इस पार्टी सिस्टम को आप छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही पार्टी सिस्टम के अंदर सत्ता भोग लेते हैं जो लोग, वो खूब सारा पैसा बटोर रहे हैं, सबको पता है। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल चल रहा है। हम 75 साल से देख रहे हैं, सब पार्टियों को देख रहे हैं, बदल बदल के देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब इस अवधारणा को, जो ग्राम स्वराज है, जो अधूरी रह गई है, उसको कैसे पूरा करें, इसका प्रशिक्षण है। कौन करे, इसका प्रशिक्षण है। कैसे करें, इसकी ट्रेनिंग है। एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, राजा राम भाई की बात से मुझे याद आ गया, नालंगे जी अभी बोल के गए, सहकारिता, ये हमारा गजब का सिस्टम था। इसे हम अपनी भाषा में भाईचारा बोलते हैं, हमारी लोकल भाषा है, सभी लोग समझते हैं भाईचारे को। हरियाणा में विशेष तौर से फेमस है, हमारे श्री भाई उसको नेबरहुड बोलते हैं। ये जो नेबरहुड का सिस्टम था, ये भाईचारे का सिस्टम था, ये सहकार और सहकारिता का जो व्यवस्था थी, ये खत्म नहीं हुई। हम सब लोग इस पे ध्यान दें, ये किसी कीमत पे भी ये बात खत्म नहीं हुई है। आज भी हमारे गांव में, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक कानून का ऑफिसर होते हुए, अधिकारी होते हुए, मुझे गांव के अंदर तकरीबन किसी न किसी मुकदमात के लिए जाना पड़ता था, उसकी वेरिफिकेशन के लिए, मौका वारदात देखने के लिए। तो उन गांव का जो भाईचारा था वो खत्म नहीं हुआ, टूटा जरूर है, कमजोर जरूर हुआ, इसमें दो राय नहीं है। चाहे वो कोई कारण हो, चाहे राजनीति का कारण हो, चाहे वो जात पात का कारण हो, चाहे वर्ग द्वेष का, मतलब बहुत सारे कारण हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। मतलब भाईचारा कमजोर जरूर हुआ है। नेबरहुड भी हमारी बहुत कमजोर हुई, खासकर शहरों में। तो क्योंकि हम शहर में पढ़े हैं, शहर में हमने शिक्षा ली है, उस टाइम जब हम 77 में 76 में हमने बीए किया, उस वक्त हम देखते थे कि साथ के पड़ोस वाले घर को दूसरे को नहीं पता होता था कि वहां कौन रह रहा है। और अब तो बिल्कुल ही व्यक्तिगत सिस्टम हो गया है, वो सामाजिक सिस्टम खत्म सा हो रहा है। लेकिन गांव में अभी भी हम मान के चलते हैं 20, 25, 30% सामाजिक सिस्टम, भाईचारा सिस्टम, नेबरहुड सिस्टम बचा हुआ है। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना।
इस प्रोग्राम में हमने उस स्वराज की जो अवधारणा है उसे ना केवल जिंदा करना है, बल्कि उसको हमने प्रैक्टिकल कैसे करना है ये हासिल करना है। हमारा वो समाज, वो हमारा भाईचारे का सिस्टम जिसमें हम बच्चा पैदा होते हुए ही अपने नेबरहुड के बच्चों से, मोहल्ले में, हमारे गांव में उसको ठोला बोल देते हैं, हमारे गांव में उसको मोहल्ला भी बोलते हैं, लेकिन आमतौर पर ये पाना बोलते हैं, भी हमारा ये पाना है, हमारा ये साइड है। उनमें खेलता है, बड़ा होता है, लड़ता है, झगड़ता है, गले मिलता है, और फिर त्योहारों पे फिर भाईचारा बनता है। हर त्योहार एक भाईचारे का सिस्टम दे के जाता है, आपसी द्वेष को खत्म करने का सिस्टम दे जाता है। कितनी गजब की व्यवस्था थी वो संस्कारिक व्यवस्था। जो भी 60 साल के सीनियर सिटीजन है उन्होंने उसको बड़े नजदीक से अपने गांव में और अपने शहर के मोहल्लों में देखा है। उस सामाजिक सिस्टम को, उस नेबरहुड को, उस भाईचारे की व्यवस्था को हम फिर किस प्रकार से पटड़ी पे ला सकें, इस बात की ट्रेनिंग है कि हम क्यों द्वेष में जी रहे हैं, क्यों हम भाईचारे की बात पे नहीं आ रहे हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है और असंभव नहीं है किसी कीमत पे भी, किसी कीमत के ऊपर भी असंभव नहीं है, बहुत संभव है। बस हमने सीखना है, सिखाना है, अपनी समझ को बढ़ाना है। और जो हम काम कर रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात किसी ने कहा है, जो दूसरे को दुख के दुखी होता है और उसकी मंगल कामना करता है, इससे बड़ा परोपकार कोई नहीं है। परोपकार सम धर्म नहीं, कहने की जरूरत नहीं। हम सब सीनियर सिटीजन को, बच्चों तक के भी सब पता है, यही पढ़ाया जाता है, यही परिवारों में सिखाया जाता है, और इसी शिक्षा को हम संस्कारिक शिक्षा कहते हैं। तो उस सामाजिक ताने बाने को फिर बुनने के लिए हम ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आप लोगों का सहयोग और समर्थन ले रहे हैं। क्योंकि ये जितने, मैं तो इन्हें कहता हूं, जो भाई सब कुछ छोड़ के, श्री भाई जैसे हैं, राजाराम भाई जैसे, मतलब एक से एक गजब के योद्धा हैं, सब कुछ छोड़ के, घर परिवार बच्चे, अपनी इच्छाएं। अब श्री भाई एक बहुत सीनियर हमारे आर्मी अफसर रहे हैं, हमारे ब्रिगेडियर साहब बहुत सीनियर रहे, हमारे प्रोफेसर योगेंद्र जी कितने सीनियर, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब चीजें हैं, उन्हें अच्छी खासी पेंशनें मिलती हैं, लेकिन परिवर्तन इस संसार का नियम है, इस प्रकृति का नियम है। चरेवेती चरेवेती, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन किसी न किसी शरीर को, इस मिट्टी का कण है, इस डीएनए है, इस कुदरत का, वो उस परिवर्तन को बुलवाता रहता है। आप स्वराज को ही देख लीजिए, चाहे हम अंग्रेजों के अधीन थे, चाहे हम मुगलों के अधीन थे, मतलब हजारों साल तक हम गुलाम रहे लोगों के, लेकिन फिर भी उन देशभक्तों का डीएनए, जब भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई होंगी और उस मिट्टी में पूरे हुए होंगे, उन मिट्टी का ही कण हमारे माँ बाप के द्वारा, अन्न मिट्टी के द्वारा, अन्न हवा के द्वारा हमारे शरीर में भी वो डीएनए आया होगा। और हम सबको छोड़ करके, अपने जुनून से, अपनी सारी इच्छाओं का, ऐशो आराम को त्याग करके इस टाइम बैठे हैं। कई लोग स्कॉच पी रहे होंगे, कई लोग किसी चीज में मस्ती में होंगे, क्लबों में होंगे, जिमखानों में होंगे, और हम जूम पे बैठे। क्यों? ये बात समझनी और समझानी और अपनी समझ को बढ़ाना है कि ये दोबारा क्यों नहीं आ रहा।
ऐसी क्या बात हो गई है और कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं? हम जिम्मेवार सब हैं, विशेष तौर से कौन है उनकी पहचान करवानी है। आप पहचानते हो, उनको हमें रिमाइंड कराना है। कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, क्यों बिगाड़ रहे हैं, किस लिए बिगाड़ रहे हैं, इस समझ को बढ़ाना है। यार बहुत हो गया। हमारी इतनी गजब की सामाजिक संस्कारिक व्यवस्था थी, उसको हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ने देंगे। यही हमने समझना है कि भाई बहुत हो गया यार, हमने ढो लिया तुम सब लोगों को। हमारे खून पसीने का एक एक कण, अगर इस गूगल पे आप देखोगे कि एक गरीब से गरीब आदमी इस राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को कितना टैक्स देते हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं उस टैक्स के बारे में। मैं डायरेक्टर था रोहतक के अंदर अपने ट्रेनिंग सेंटर में। मेरे पास नए नए रिक्रूट आए और जब पहली तनख्वाह मिली, वो तनख्वाह मैंने उनके हाथों पे रखवाई। मेरा ट्रेनिंग सेंटर नया नया बन रहा था हमारा, और उसमें बहुत सारे सैकड़ों मजदूर बेचारे काम कर रहे थे। पैरों में उनके जूते टूटे हुए थे, कपड़े आधे फटे हुए थे, झोपड़ियां उनकी पॉलिथीनों से उनसे बनी हुई थी, मोमजामे से। मैंने उन्हें दिखाया कि इस जो ये तनख्वाह आपके हाथ में रखवा रही गई आज, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। आप एक ऐसे पुलिस अफसर हो जो भगवान का नेक्स्ट दरबार है, जहां हर दुखी आदमी आता है, गरीब भी, अमीर भी, साहूकार भी, मिडिल क्लास भी, सारे प्रकार के एक्टिविस्ट भी उस थाने में जरूर जाते हैं, क्योंकि समस्या हर घर में होती है। हर घर में समस्या होती है तो वो थाने में जरूर आएगा, क्योंकि वहां उसे एक उम्मीद दिखाई देती है। आप वो उम्मीद की एक किरण हो। और इस पैसे के ऊपर जो हम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा इन गरीबों का कर्जा है। 1,000 रुपए अगर कोई गरीब राशन लेता है, हमारी रिपोर्ट है कि भी 30 रुपए उसको जिंदा रहने के लिए जरूर चाहिए। और इस 30 रुपए के ऊपर उसका कितना खून पसीना लगा उस गरीब का अपना पेट भरने के लिए और आपको टैक्स देने के लिए, ये सोचने की बात। कितने प्रकार के टैक्स इनडायरेक्ट हमें पता ही नहीं, हमारे लोगों को नहीं पता। वोट का तो पता चल गया कि वोट से सरकार बनती है, लेकिन यह नहीं पता चला उस टैक्स से वो सरकार चलती है। वो टैक्स उन गरीबों का। और मेरे बच्चों का तुम देखो ध्यान से, इस तनख्वाह के ऊपर उनका कितना खून पसीना लगा हुआ है। तो बच्चे इमोशनल होकर के मतलब बैठ जाते थे कि सर ये तो हमने सोचा ही नहीं कि भर्ती होने के बाद कि हमें तनख्वाह कहां से मिल रही है। मैं कहा ये सोचना है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया, तुम अपने जहां भी थाने में पोस्टिंग होगी, जहां भी पोस्टिंग होगी आपकी सड़क के ऊपर, वहां आपको ये दिखाई देगी ये बात कि हमारे गुरु जी ने बात कही थी कि ये जो गरीब आदमी घूम रहा है, इसके खून पसीने टैक्स से मेरी वर्दी है, इसी टैक्स से मेरा परिवार पलता है और इसी टैक्स से मेरी नौकरी है। ये बात हमने सिखानी है मेरे भाई। इन भ्रष्टाचारियों को जो खून पी रहे हैं, हमारा चूस रहे हैं, हम सब, मैं तो अपने भाइयों को जिंदा शहीद बोलता हूं। जो शहीद हो गए, शरीर छोड़ गए, वो तो ठीक है, लेकिन आज जो अपने सारे ऐशो आराम को छोड़ के जूम पे बैठे हैं और करनाल की इस ट्रेनिंग में आने के लिए उत्साहित हैं, मैं उनका धन्यवादी हूं अभी से ही। कि इन खून चूसने वाले जोकों को कुछ भी बोलिए आप, जो भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो अपराधी हो, यही गैंग है। ये गैंग है 4 आदमियों, गजब का गैंग है। ऐसी बंद मुट्ठी है इन 4 आदमियों की
नेता की, पूंजीपति की, बुद्धिजीवी की और अपराधी की। आप ध्यान से इसके बारे में सोचोगे, ऐसे इंटरलिंक है ये आदमी। ये सिखाएंगे हम कि कैसे है ये इंटरलिंक और किस प्रकार से इन व्यवस्था को इन्होंने भ्रष्ट बना दिया है और किस प्रकार से हमें दिन रात ये नोच नोच के उन गरीबों को, उनका टैक्स को चूस रहे हैं, खा रहे हैं। लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है उनका। ये हमने सीखना है। क्यों नहीं है? हम किस लिए उसको वोट देते हैं, हम किस लिए उसको टैक्स देते हैं, ये सीखना है। इस सीखने और सिखाने और समझ को बढ़ाने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे जिंदा शहीदों, दूसरों के दुख सहन करने का आप में जो मादा है कि भी ये दुखी क्यों हैं, ये हम सब में है। इसलिए हम जूम पे बैठे हैं। नहीं तो कोई स्कॉच पी रहा होता, कोई विस्की पी रहा होता, कोई क्लब में डांस कर रहा होता। बोल नहीं सकता क्या? हमने सब कुछ छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बुरी व्यवस्था को कैसे हटाएं। हमारे ग्राम स्वराज के थ्रू एक विकल्प, एक आशा की किरण नजर आती है कि यार अब तो ये करेंगे। आओ मेरे दोस्तों, आओ मेरे भाइयों, इस ट्रेनिंग को ले जाओ, सीखो, सिखाओ, समझ बढ़ाओ और फिर अपने एरिया में जहां भी रहते हो, क्योंकि जो भी बच्चा पैदा होता है, जो भी भाई है, वो या तो किसी गांव में है या किसी शहर के वार्ड में है, और दोनों ही स्वराज बहुत जरूरी है। और ये संवैधानिक है, कानूनी, हमें कोई छेड़ ही नहीं सकता, कल्पना ही नहीं है किसी की, संवैधानिक है। 73, 74 अमेंडमेंट गूगल पे जाओ, खूब पढ़ो, खूब समझो, खूब सवाल करो। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले सभी भाइयों के जो भी सवाल हो इस ट्रेनिंग के बारे में, वो जरूर पूछे। जितने सवाल पूछोगे उतने ही हम एक दूसरे के नजदीक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखा जाए कि समय कम है, 9:45 में किसी भी हालत में क्लोज करना चाहिए। भाई महेश्वरी पांडे जी, अपना स्पेसिफिक सवाल। भाई महेश्वरी पांडे। भाई महेश्वरी पांडे। धन्यवाद श्री भाई। आज का रणवीर भाई का उद्बोधन जो है क्रांतिकारी है और मैं इनको संत उपाधि से आज सम्मानित करता हूं, क्योंकि संत के लक्षण होते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कही न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संत जो है, मक्खन तो जो है अपने जब उसको ताप दिया जाता है तब वो पिघलता है, लेकिन संत दूसरे को के दुख को दे करके द्रवित हो जाता है। ऐसा समस्या की जड़ पे को पहचाना रणवीर भाई ने, और ऐसा जोश भरा है हम लोगों में, और इतनी प्रेरणादायक आज की स्पीच है कि मैं कह नहीं सकता। और हम राम और कृष्ण के अनुगामी हैं, और हमें याद है कि भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उन्होंने पूरी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा था कि जो अनीति कछु बरजो भाई, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो बरजो मैं भय बिसराई। हे भाइयों, अगर इस राज्य सिंहासन पर रहते हुए अगर मैं कुछ अनीति कहूं, कोई अनीति कहूं, कोई अन्याय करूं, तो मुझे भय को छोड़ करके इस गद्दी से उतार देना। ये भगवान राम का उद्बोधन था अपनी प्रजा को। उस राम राज्य की संकल्पना के नाम पर क्या क्या खेल हो रहे हैं। हम उस राम और कृष्ण की संतानें हैं,
और इस ग्राम स्वराज के माध्यम से हम लोगों को एक व्यापक लड़ाई और संघर्ष करना है। और जो क्रांतिकारी हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमे हैं, हमें उनको उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। और जैसा रणवीर भाई ने कहा है कि उनका डीएनए हम लोगों में मौजूद है, वो आत्माएं अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं और हम लोगों को इस जूम पर जुड़े हुए हमारे 29-30 भाइयों को माध्यम बनाई हैं। और कहीं न कहीं हम लोग और उन शहीदों की भावनाएं जिंदा हैं और हम सभी भाइयों के माध्यम से काम कर रही हैं। रणवीर भाई, मैं आपको आश्वासन देता हूं, भरोसा देता हूं कि हम सभी साथी आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे और इस सपने को साकार करके मानेंगे। हमारे जीवन में निराशा नाम की चीज नहीं है। चाहे कितना भी संघर्ष हो, हम पीछे नहीं हटेंगे और जब तक सांस रहेगी हम इस परिकल्पना को शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। भाई शशांक जी, भाई शशांक जी। और रणवीर भाई नमस्कार। वाह वाह नमस्कार। वाह वाह, बहुत 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 ही बढ़िया रहा तो आपका स्वराज की तरफ। तो ये स्व और राज, ये दोनों, ये शब्द में ही दोनों चीजें आ जाती है। स्व भी जिए और राज मतलब समाज या राज भी जिए, तो दोनों एक दूसरे के पूरक होके कैसे जी सकते हैं। तो इसके बारे में कि आपकी जो सोच रहेगी वो तो होगी, वो आपके ट्रेनिंग में तो रहेगा ही, क्योंकि ये सतही चीजें तो है नहीं, काफी गहरी चीजें है। तो इसकी जानकारी या फिर इसका प्रशिक्षण लेना सचमुच आवश्यक है। और वो लेने के लिए मेरे जैसे लोग आतुर हैं। और जब मैं मेरे जैसे बोल रहा हूँ तो ये भी एक चीज मैं आपको बोल दूं, कुछ लोग स्कॉच पी रहे होंगे, कुछ लोग क्लब में डांस कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है मेरे जैसे कुछ लोग स्कॉच पीते पीते भी जूम अटेंड करते होंगे। ये भी संभावनाएं है, क्योंकि स्व और राज, तो स्व भी जीना चाहिए। तो स्व की जरूरत है या फिर स्व की इच्छा, तो और ये भी एक मैं आपको कायदे का काम करने वाली है, तो ये भी मैं एक आपसे माफी मांग के कह सकता हूँ कि परमिट ना होते हुए भी अगर ले रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर एक्शन मत ले कीजिए। और लेकिन मुझको करनाल में कुछ जरूर मेरे ज्ञान में वर्धन करे। धन्यवाद। आपका स्वागत है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भाई, धन्यवाद। भाई महेंद्र द्विवेदी जी। जी नमस्कार सभी लोगों को। मेरा 100% प्रयास रहेगा कि मैं करनाल में आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा बनूं और वहां से कुछ सीख सकूं, और जिससे कि समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण हेतु कार्य कर सकूं। मैं 100% मेरा विचार है कि मैं उस महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा बनूं। मैं आऊंगा उस बैठक में और 1-2 दिन के अंदर रिजर्वेशन भी करा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। कोई और साथी, कोई सवाल? अदरवाइज बहुत अच्छा समय है। ये दो साथी गोपाल प्रसाद जी और मनोज शुक्ला जी, एक बार आपने हाथ उठाया था, उसके बाद कभी डाउन नहीं किया। क्या इससे संबंधित कोई आपका सवाल है या भूल गए हैं? अगर भूल गए हैं तो करेक्ट कर लीजिए। सबा खान बान, सबा खान। नमस्कार सर, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद भी है। आप सब, रणवीर सर ने बहुत अच्छा बोला और मैं भी जरूर आऊंगी सीखने के लिए वहां पर।
और छुट्टी ले लूंगी अपनी 2 दिन की 3 दिन की, पहले से ही छुट्टी लूंगी, जो वहां पर आकर और कुछ सीख सकूं। बस मेरा यही कहना है बस, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभा बहन, धन्यवाद धन्यवाद। अभी टाइम हो चुका है। योगेंद्र यादव जी, भाई योगेंद्र यादव जी, जी सभा श्री का समापन, आपको धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, सभा का समापन कीजिए। आज लग रहा था रणवीर जी दिमाग से कम और दिल से ज्यादा बोल रहे थे। और अरे थैंक यू देवेंद्र और योगी। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल से सारे, बोलने में अलग अलग भाषा या कम और ज्यादा आवाज हो सकती है, लेकिन दिल में सभी की यही आवाज है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ग्राम स्वराज की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये सफल एक मीटिंग होगी, क्योंकि इसमें सभी की वही है, जितनी चाहत आपके अंदर बनी हुई है ये बाकी साथियों में भी अंदर वही दीपक जल रहा है, और सिर्फ उसको एक साथ लेके रोशनी करने की जरूरत है। और नालंगे जी का भी प्रयास बहुत अच्छा है, जिसमें लोगों को साथ जोड़ा जा सकता है, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए तो हम उसमें भी ग्राम स्वराज के साथ साथ उन चीजों को भी आगे बल देंगे। और दोनों ही वक्ता हमारे आज बड़े सफल वक्ता हैं। नालंगे जी ने भी जोश दिया कोऑपरेटिव के माध्यम से, और रणबीर शर्मा जी ने तो सारी चीजें एक थोड़े से समय में सारी चीजें हमारे सामने रख दी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा साथी उसमें शामिल होंगे। और इसी उम्मीद के साथ सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि। आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। जी भाई आदरणीय शर्मा जी, महेंद्र पांडे 1 मिनट रुक जाएं। दीपक अग्रवाल जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, और इनफॉर्मली हम लोग जो लोग भी बात करना चाहते हैं रुक जाएंगे। दीपक अग्रवाल जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आप होस्ट हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अभिषेक से मदद ले लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए। दीपक अग्रवाल जी, जी भाई साहब, जी भाई साहब। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए।